हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मानव नेत्र जो चल रहा था उसी का आगे कुछ और बिंदु हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पिछले क्लासों में क्या पढ़ाया गया था। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, मानव नेत्र को सचित्र वर्णन द्वारा क्या किया गया, समझाया गया था। तो वहाँ मैंने कुछ नए बिंदुओं पर 6 या 7 बिंदुओं पर क्या किया था, 6 या 7 पॉइंटों पर क्या किया था, डिस्कस किया था। वहाँ पर मैंने बहुत अलग अलग पश्चिमाभि मांसपेशियाँ देखा था, कचाव द्रव देखा था, नेत्र लेंस देखा था, कार्निया देखा था, आइरिस देखा था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कड़ी है जो आपको क्या होगा, मदद देगा बोर्ड में। यानी कि बोर्ड में ये आपके आने वाले हैं प्रश्न जो 1 या 2 पॉइंटों से बन करके 2 प्रश्नों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आज की जो टॉपिक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पर हम लोग पहले सर्वप्रथम हेडिंग डालते हैं दोस्तों, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग चित्र बनाते हैं, चित्र के माफियत इसको समझते हैं, चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं दोस्तों। ये मान लीजिए कि यहाँ पर कोई यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ पॉइंट हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु रख देते हैं, यहाँ वस्तु दे दिए और यहाँ से जब प्रकाश चलेगी दोस्तों, इस पर सर्वप्रथम पड़ेगी क्या, इस पर पड़ा, फिर उसके बाद यहाँ से चलेगी दोस्तों, तो ये जा करके यहाँ पर मिलेगी, तो ये भी जा करके यहाँ पर मिलेगी, यहाँ से फिर पुनः एक प्रकाश चलेगी जो यहाँ जाकर क्या होगी, मिल जाएगी इस बिंदु पर। इतनी बात क्लियर। तो अब इसी का आगे जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ से यानी कि इसके निचले सिरे से चलेंगी प्रकाश, कुछ इस प्रकार। लेकिन ये क्या रहेंगी, लाइनों में क्या रहेंगी, अलग अलग लाइनों में डिफाइन रहेंगी इस प्रकार। इतना होगा, यहाँ से डॉट डॉट चली गई रेखाएं। अब ये आगे जा कर के एक बिंदु पर मिलेंगी। देखिएगा दोस्तों, ये यहाँ पर मिल गई। इस तरफ से डॉट डॉट यानी जाती हुई या आती हुई प्रतीत हुई, यहाँ से डायरेक्टली चली गई और इनके मध्य मान लीजिए कि यहाँ पर एक यहाँ पर क्या है, रेटिना है। क्या है, रेटिना है। और यहाँ पर जो प्रोसेस है दोस्तों, ये मान लेते हैं क्या, नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस हो गया। और इसी का आगे यहाँ पर जो ये दबा हुआ पार्ट है, इसको हम लोग कह देते हैं कार्निया। यहाँ कार्निया हो गया। फिर इसी के आगे
इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंस कह देते हैं क्या। तो यहाँ जो प्रोसेस हुआ, जैसा कि यहाँ कुछ अलग अलग क्या होंगे, प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ये रेटिना है और ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये क्या है, ये जो है उल्टा प्रतिबिंब बने, क्या, उल्टा प्रतिबिंब। और ये जो है दोस्तों, ये जो पक्ष जो मैं लिख रहा हूँ, इसको हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं, क्या, नेत्र गोलक। ये रही बात क्या, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये प्रश्न पूछता है आप सभी से, बोर्ड में पूछेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है, इसको आप लोग समझिएगा। मैं परिभाषा बताने जा रहा हूँ, ओके। तो जैसा कि मैं इस चित्र से ही देख करके बताने जा रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। जैसा कि यहाँ पर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पर, नेत्र के कार्निया पर पड़ती है, यानी कि ये उभरा हुआ पार्ट क्या है, कार्निया है। मैंने पिछले भी क्लासों में पढ़ा दिया। यानी कि यहाँ पर लिखिएगा, किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरणें सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पर आपतित होती हैं, यानी पड़ती हैं, तथा अपवर्तन हो करके जलीय द्रव, कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु लिख लीजिए। यहाँ से ये होकर क्या होते हैं, गुजरती हैं, जिसको मैंने यहाँ नाम नहीं दिया। जैसे मान सकते हैं, लिख सकते हैं जलीय द्रव, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, नेत्र लेंस हो गया, काचाभ द्रव हो गया, ये हो गया द्रव, हो गया काचाभ द्रव। तो ये तीन ऐसे बिंदु है जहाँ से ये क्या होगी, किरण अपवर्तित होकर के आगे क्या होगी, गुजरेगी। जैसा कि इसको हम लोग पुनः लिख देते हैं, जैसा कि किसी वस्तु के सिर से चलने वाली प्रकाश किरण सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पर आपतित होती है, तथा अपवर्तन के पश्चात जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कचाभ द्रव से होते हुए रेटिना पर पहुंच जाती है। होते हुए रेटिना पर क्या हुई, पहुंच गई। यहाँ पर क्या हुई, ये रेटिना है, क्या है, ये रेटिना है, रेटिना पर पहुंच जाती है। इतनी बात क्लियर। फिर इसी का आगे जो प्रोसेस चलेगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, जहाँ पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिका मैंने बताया था कि यहाँ जो निकल रही है, ये कुछ आकार में, इस आकार में थी, समझिएगा, कुछ इस आकार में थी। मान लीजिए कि यहाँ से क्या निकल रही थी, क्या, प्रकाश तंत्रिका थी, क्या, तंत्रिका ही थी ना, मैंने यहाँ बताया था इससे पहले मानव नेत्र में। तो यहाँ पर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है दोस्तों, प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है, तथा मस्तिष्क में अनुभव के आधार पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर। ये आपसे 3 नंबर या 4 नंबर में पूछेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा और लिख लीजिएगा, कोई बच्चा नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरण सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पर आपतित होती है, तथा अपवर्तन के पश्चात जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कचाभ द्रव से होते हुए रेटिना पर पहुंच जाती है, जहां पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
जहाँ पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है तथा वस्तु का बनने का संदेश तथा वस्तु का प्रतिबिंब बनने का संदेश तथा वस्तु का प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुंच जाती है जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, जिसे हम लोग मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, इसको देखिएगा दोस्तों। चित्र सहित ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना चित्र के माध्यम से समझाइए, या चित्र बनाते हुए क्या करिए, सचित्र वर्णन करिए। इस प्रकार मानव नेत्र द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का सचित्र वर्णन कीजिए, ये प्रश्न बनेगा। क्लियर। तो अब इसी के आगे हम लोग एक पॉइंट देखते हैं, जैसा कि उस पॉइंट का नाम है समंजन क्षमता। मानव नेत्र का समंजन क्षमता वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखिएगा दोस्तों। सभी जितने भी पॉइंट मैं मानव नेत्र से करवा रहा हूँ सभी इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने पहले ही क्लास में फर्स्ट ही क्लास में ये बताया कि मानव नेत्र से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब वो 7 नंबर, इसमें से एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है जो 4 नंबर या 3 नंबर पूछा जा सकता है, या मानव नेत्र का सचित्र वर्णन 6 नंबर या 7 नंबर में एक ही एब्जॉर्ब करके एक ही नंबर यानी कि 6 नंबर पूरा पूछ लिया जाए। यानी कि जो प्रश्न है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन वो 6 नंबर में पूरा पूछ लिया जाए, या इसको 4 नंबर में पूछ लिया जाए, या आधार और परिभाषाएं हैं जो 1 नंबरी या 2 नंबरी में पूछा जा सकता है। तो फिलहाल हम लोग समंजन क्षमता पर चलते हैं। मानव नेत्र का समंजन क्षमता, उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। रख किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, कुछ अलग चीज़ों का अनुभव करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम लोग नए पॉइंट को देखते हैं। उस नई पॉइंट का नाम है क्या, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मानव नेत्र की समंजन क्षमता बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा सभी लोग। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, मानव नेत्र की समंजन क्षमता की परिभाषा तो ये कुछ इस प्रकार की रहेगी। जब मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी के आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। किसकी समंजन क्षमता, मानव नेत्र के समंजन क्षमता कहते हैं। एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ, जब मांसपेशियों के द्वारा जब मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस के फोकस दूरी में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन हो तो उसे हम लोग मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इतनी बात क्लियर। तो अब जैसा कि मानव नेत्र के जो समंजन क्षमता है उसके कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे मांसपेशियाँ जो होती हैं उसके कुछ हम लोग अलग अलग पार्ट्स देखते हैं। जैसा कि ये जो सर्कुलेशन होता है एक ऊपरी सतह से होता है, एक निचली सतह से होता है, दोनों सतहों के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। यदि ये आप लोग 6 पॉइंट पढ़ लेंगे, यानी कि एक बार निचली सतह से लिया जाता है, एक बार ऊपरी सतह से लिया जाता है। इन दोनों सतहों से आपको समंजन क्षमता को समझने में क्या होगी, आसानी होगी। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा, और ये शब्द आप लोग पढ़ भी चुके हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्चमाभि। क्या, पश्चमाभि पेशियाँ कह सकते हैं। क्या, पेशियाँ, पश्चमाभि पेशियाँ।
और इसी के आगे एक और आता है जिसको हम लोग, इसके बाद एक और आता है जिसको हम लोग शिथिल कहते हैं। क्या? शिथिल, या इसी का एक उपनाम होता है शिथिलता। शिथिल बोलिए, शिथिलता बोलिए, बात थोड़ा अलग हो जाएगी। वो शिथिलता रहेगी, ये शिथिल है। शिथिल का अकॉर्डिंग ही कार्य होता है। जो हमारे शिथिल जो है, शिथिल हमारे पश्चमाभि पेशियों के अंतर्गत आता है। ये आपको क्लियर होगा कब? जब आप लोग कंडीशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये एकदम सचित्र वर्णन द्वारा समझाया जाता है, वहाँ आपको ये सब प्रोसेस मिलेगा। फिलहाल आप लोग इतना याद कर लीजिए। जब इसको आप लोग लिखिएगा तो ये थोड़ा कुछ डायग्राम बना लीजिए जो मैं बनाने जा रहा हूँ या बना रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ। तो लेंस, तो यहाँ तीसरे पॉइंट इसी के अंतर्गत आएगा। लेंस पतला हो जाता है। क्या? लेंस पतला हो जाता है। एक और होता है फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या? फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब इसी के आगे, जैसे कि इसी का और एक पार्ट है, लाइन खींच करके मत करिएगा। इसी के आगे मान लीजिए कि ये इसके नीचे नहीं है, जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसके नीचे नहीं, ये अलग पार्ट है, ये अलग है। जैसा कि यही आएगा, पश्चमाभि ही आएगा, पश्चमाभि पेशियाँ। पश्चमाभि पेशियाँ जो होती है दोस्तों, इसी के अंतर्गत, जैसा कि यहाँ शिथिल होती हैं और यहाँ क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। क्या? सिकुड़ती हैं। यहाँ लिख सकते हैं क्या? सिकुड़ती हैं, सिकुड़ती हैं। और जैसा कि यहाँ पर लेंस पतला हो जाता है तो यहाँ क्या होगा? लेंस मोटा हो जाता है। क्या? लेंस मोटा हो जाता है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ लेंस पतला हो गया तो यहाँ क्या हो गया? मोटा हो गया। अब यहाँ फोकस दूरी बढ़ गई तो यहाँ फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फोकस दूरी कम हो जाएगी। क्या? कम हो जाएगी या घट जाएगी? कम हो जाती है। तो ये आपको समंजन क्षमता में ये 6 पॉइंटों का आपको याद करना है। ये यानी कि जब ये प्रकाश पड़ता है तो ये शिथिल हो जाती है। यानी कि जब ये प्रोसेस क्या है, पढ़ने के बाद शिथिल हो जाती है। जब प्रकाश पड़ता है ये सिकुड़ जाती है। जैसा कि ये समंजन क्षमता के अंतर्गत आते हैं। अब इसी के अंतर्गत कुछ और अन्य तथ्यों पर हम लोग क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता है, इसके कुछ नियम हैं। क्या? कुछ नियम। जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे 2 पॉइंट पूछी जाएगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कि ये जो है, फिलहाल जब आपसे ये पूछेगा क्या, मानव नेत्र के समंजन क्षमता, जो मैंने परिभाषा बताया वो और रफ कर रहा हूँ, ये लिखना है बस। और जब यहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाए क्या, जैसा कि यहाँ पर आप लोग हेडिंग भी डाल सकते हैं, मानव नेत्र की समंजन क्षमता के निम्न गुण होते हैं। क्या? निम्न गुण होते हैं, निम्न तरीके होते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता के निम्न तरीके होते हैं। उसमें से सिर्फ हम लोग 2 तरीकों पर डिस्कस करेंगे। कितने? 2 तरीकों पर डिस्कस करेंगे। पहला है क्या? पहला देखिएगा, समझिएगा, नेत्र का दूरबिंदु। नेत्र का दूरबिंदु, जैसे कि इसकी परिभाषा यदि लिखा जाए दोस्तों, तो इसकी परिभाषा बहुत ही अच्छी है, सरल है। नेत्र से अधिकतम दूरी, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे बिना समंजन क्षमता से स्पष्ट देख सकते हैं।
इतना रही बात, यानी कि ये इसका प्रोसेस रहा। जैसा कि इसको यदि परिभाषित किया जाए दोस्तों, यानी कि इसको देखा जाए एक बार, तो ये है नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे बिना समंजन क्षमता से स्पष्ट देख सकते हैं। क्या? बिना समंजन क्षमता से क्या करें हम लोग उसको देख सकें, तो वो क्या कहलाएगा? नेत्र का दूर बिंदु। अब जैसा कि यहीं पर सेकंड पॉइंट आएगा, सेकंड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु। तो इसको भी आप लोग समझिएगा, ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है। वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगातार स्पष्ट देख सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने परिभाषा लिखा कि वह निकटतम बिंदु जिससे नेत्र अपनी समंजन क्षमता लगातार स्पष्ट देख सकता है। ये कुछ परिभाषाएं रहीं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र का निकटतम बिंदु कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। फिलहाल ये अभी तक पूछी नहीं गई है, जो है जैसा कि यहाँ नेत्र का दूर बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु, ये पूछा नहीं गया है। फिलहाल हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद कुछ आते हैं इम्पॉर्टेंट दोष। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो दोष होते हैं, जैसे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, कुल कितने दोष होते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग जैसा कि पढ़ें तो यहाँ पर 5 दोष होते हैं। क्या? 5 दोष होते हैं। 5 दोष। एक और होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोतिया बिंद भी उसी के अंतर्गत आता है। तो यदि उसको मिला लिया जाए तो 6 दोष हो जाते हैं। क्या? 6 दोष हो जाते हैं। उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसको हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। इतनी बात क्लियर? तो अब हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जैसा कि यहाँ पर दोष देखा जाए, दोष निम्न प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। दूसरा आ जाएगा दूर दृष्टि दोष। तीसरा आ जाएगा दोस्तों जिसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। ये 3 पॉइंट तो सभी लोग पढ़ते हैं। अब इसके आगे आने वाला, जैसा कि हम लोग यहाँ पर चौथा बिंदु लिख सकते हैं जिसको अबिंदुकता कहते हैं। क्या? अबिंदुकता कहते हैं। और 5वां पॉइंट जो है, ये आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, वर्णांधनता। तो ये है वर्णांधनता। और 6 नंबर पर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोतिया बिंदु। क्या? मोतिया बिंदु। 6 नंबर पर मोतिया बिंद। ये 6 दोष हैं जो आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इसमें से 1 और 2 ये नहीं पूछे जाते हैं।
ये चारों क्या होते हैं पूछे जाते हैं, लेकिन हमको ये भी पढ़ लेना है जिससे कि ये हमको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि ये भी होते हैं। करेंगे ये 6 प्रकार के आपको दोष पढ़ना है जो आपको क्या करेगा, इसमें से कम एग्जामिनर एक से या 2 प्रश्न इसी से उठाकर पूछेगा, आपसे पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष को समझाइए चित्र के माध्यम से, तो वो मैं समझाऊंगा। जरा दृष्टि दोष को समझाइए चित्र के माध्यम से, ये भी मैं समझाऊंगा। आप लोग उससे क्या करिए, निश्चिंत रहिए, मैं आपको पूर्णतः समझाऊंगा। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।